बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत तूफ़ान इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में और भूचाल सा है। वैसे तो पाकिस्तान को एक बहुत ही दिलचस्प मुल्क माना जाता है पूरे दुनिया में, लेकिन शायद इतना दिलचस्प कहीं नहीं जितना कि पाकिस्तान के अंदर है। हर रोज़ एक नया तमाशा, हर रोज़ एक नया इशू, हर रोज़ एक नई बात जो है वो उठती है और बग़ैर रिजॉल्व हुए ख़त्म हो जाती है। और शायद हम भी, यानी मीडिया भी उसके अंदर उस पूरी जो हाइप क्रिएट की जाती है उसमें एक हिस्सा बन जाता है। मामला मंसूर एजाज के उस ख़त का है जिसके ऊपर अभी तक मालूम नहीं हुआ कि ख़त लिखा गया, किसने लिखा, कैसे लिखा, लेकिन वो माइक मेलन को, एडमिरल माइक मेलन को पहुंचा है और उन्होंने तस्दीक कर दी है। अब ये ख़त लिखा या नहीं लिखा इसकी इन्वेस्टिगेशंस तो बाद में होंगी, लेकिन जो हक्कानी साहब हैं शायद उनके ऊपर बुरा वक्त आ चुका है और अब उनकी कुर्बानी की बातें भी की जा रही है। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद एक अजीब सा शहर है जहाँ पे सरगोशियाँ भी होती हैं और जहाँ पर साजिशें भी होती हैं और जहाँ पर शरंगेजियाँ भी होती हैं। कल ही एक प्रोग्राम में इसका जिक्र हो रहा था। उन सारी शरंगेजियों के बीच में एक नई बात हो रही है और वो है नामों की बात, वो है निज़ामों की बात कि क्या अब निज़ाम बदलेगा, नाम बदलेगा। अफवाहें हैं और अफवाहें इतनी हैं कि जन्म लेती हैं और दम नहीं तोड़ रही। पिछले कई दिनों से वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ निज़ामों की बात हो रही है कि शायद टेक्नोक्रेट्स आ जाएंगे, लेकिन सिरा किसी के हाथ नहीं आ रहा कि इसका सिरा होगा क्या, इस मामले का कहाँ तक जाएगा। एक ही हफ्ते में आर्मी चीफ की सदर से 2 दफ़ा मुलाकात हुई है, ट्राइका भी बैठा और उसके बाद हक्कानी साहब के मामले के ऊपर बात भी हुई। हक्कानी साहब को तलब भी कर लिया गया है, जल्दी वो पाकिस्तान तशरीफ भी ले आएंगे। इसी दौरान किसी खुफिया हाथ की बात भी हो रही है और यूं लग रहा है कि अब के खुफिया हाथ को हर कोई जाहिर करने के ऊपर तैयार बैठा है। इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं ये समझती हूँ बहसियत सियासियात की स्टूडेंट के, कि बहुत ही हौसला अफजा बात की उन्होंने कि अब पाकिस्तान की सियासत में किसी खुफिया हाथ का नाम और काम जो है वो नहीं होगा। मियां साहब क्या कहते हैं और उसके बाद ये ताना बाना कहाँ मिलता है वो सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इंशाल्लाह अब हमने कसम खाई है कि हम किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ को, हम किसी एस्टैब्लिशमेंट स्पॉन्सर्ड मूव को, हम किसी गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। वो हाथ जिन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा किया, वो हाथ जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंगें करवाईं, और फिर वो हाथ जिन्होंने खुफिया कारगिल की जंग शुरू की, क्या आज भी उनकी गेम खेलने का कोई वक्त है? मैं समझता हूँ जी कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। उनको भी ये सिलसिला बंद करना चाहिए और उनकी गेम खेलने वाले जो हैं वो गेम खेलना बंद करें, वरना मेरा ख्याल है कि कौम के सामने वो एक्सपोज होकर रहेंगे। वही हाथ पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने में आगे आगे होते हैं और वही हाथ जो पाकिस्तान के दरियाओं का सौदा करते हैं। ये सब पाकिस्तान के पानियों का सौदा किया उन्होंने बगैर सोचे समझे। ये बात सिर्फ उन्होंने नहीं की, मोहतरम इमरान खान साहब ने भी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में ये कहा कि अगर टेक्नोक्रेट्स या इस हवाले से या अनइलेक्टेड तरीके से अगर उनको लाने की कोशिश की जाएगी तो वो उसका भी भरपूर जवाब देंगे और किसी ऐसे निज़ाम की सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर चीफ जस्टिस की बारी आई और NDU के वफ्द से मुलाकात करते हुए, उनसे खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब इसकी गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आइए सुने वो क्या कहते हैं। According to Article 244 of the Constitution of Pakistan, oath provided in its 3rd schedule binds every member of the armed forces to bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution, which embodies the will of the people. Moreover, he is bound by the oath not to engage himself in any political activities whatsoever and serve the country honestly and faithfully as required by and under the law. एक दफ़ा फिर शायद स्टेज तैयार किया जा रहा है, प्लान तैयार किया जा रहा है, मुख्तलिफ तज्जिया निगार इस तरह की बात करते दिखाई देते हैं, लेकिन ये मेमो का जो मामला है ये काफ़ी संजीदा है और इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने इस पर कमीशन बनाने की बात की है। लेकिन ये बात दुरुस्त है जो कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अब किसी अनलॉफुल इकदाम की किसी तौर पर तौसीक नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म तावीलें दे रहे हैं, कौमी असम्बली के अंदर आज भी कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है और वो हुसैन हक्कानी को तलब करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जो कि हम आज के इस प्रोग्राम में उठाने जा रहे हैं कि
एक हफ्ते में सदर आर्मी चीफ की 2 मुलाकातें हुई, मामला सिर्फ हक्कानी तक है या इसके आगे कुछ और? हमारा सवाल नंबर 2 है कि चीफ जस्टिस मियां नवाज शरीफ और इमरान खान गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ बयान देने को तैयार, ज़रूरत क्यों पेश आई है? तीसरा सवाल है, हक्कानी के मामले पर ISPR खामोश क्यों? क्या सदारती तर्जुमान की जो वजाहत है उस पर इत्मीनान नहीं करा सके, और अगर हक्कानी हटा दिए जाते हैं तो क्या मामला दुरुस्त हो जाएंगे? वजीर आजम के साथियों का वजीर आजम के खिलाफ बोलना, तहरीक इंसाफ का नैब को रेफरेंस भिजवाना, क्या चार्जशीट तैयार है? क्या कोई और गेम प्लान है जिसके ऊपर आज सारी बात होगी आज के इस प्रोग्राम में? मैं बहुत खुशामदीद कहती हूँ अपने इस प्रोग्राम में मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा को, जो कि जानी मानी शख्सियत है, बहुत दबंग बोलती है, रुकने कौमी असम्बली है, बड़ी मेहनती पार्लियामेंटेरियन है। उनके साथ हैं सलीम साफ़ी साहब, सीनियर तजिया निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं और बहुत मारूफ सहाफ़ी हैं, बड़ी साइब राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और इन्होंने पिछली हुकूमत देखी। मंसूर एजाज साहब के मामले पे इनसे भी बात करेंगे। और उनके साथ मौजूद हैं फारूक अमजद मीर साहब, लाहौर स्टूडियोज़ में, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इनसे पूछेंगे कि क्या इस्टेब्लिशमेंट कोई गेम प्लान बना रही है और उनका फिट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मैं साफ़ी साहब आपसे बात करूंगी, ये क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है, मंसूर एजाज के मामले के ऊपर इतनी हाइप क्यों क्रिएट की जा रही है, और जो एलिगेशंस उस मेमो के अंदर है वो बड़ी सीरियस है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के 2 इदारों को, रियासती इदारों को आपस में लड़ाने की एक और साजिश तैयार की गई है? असल में आसमा पिछले जो 6-7 महीने गुजरे तो वो भी वाशिंगटन से हमें एक और हक्कानी में उलझाया गया था। उस वक्त भी हम जैसे तालिब इल्म चीखते रहे कि देखिए असल मसला हक्कानी साहब नहीं है बल्कि मुल्ला उमर साहब हैं, और हक्कानी साहब जलालुद्दीन हक्कानी या उनके बेटे वो उनकी तंजीम का हिस्सा है और उनकी तंजीम का एक पुर्जा है। अब दूसरे हक्कानी साहब की तरफ मामला चला गया है, और इसमें भी ज़ाहिरी बात है कि हक्कानी साहब ने अगर कुछ अच्छा किया है या बुरा किया है तो उसका क्रेडिट भी आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है, क्योंकि वो उनके वहाँ पे नुमाइंदे हैं, उनके काबिल एतमाद साथी हैं और उनके दोस्त हैं। अब जहाँ तक मेमो का मामला है, तो अगर तो वाकई इस तरह हुआ है जिस तरह के मंसूर एजाज दावा कर रहे हैं, तो फिर तो यकीनन ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और सीधा साधा केस है गद्दारी का। लेकिन दूसरी तरफ जब देखा जाए तो मंसूर एजाज साहब की क्रेडिबिलिटी, वो उस बंदे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसकी पूरी ज़िंदगी साजिशों में गुजरी है। पाकिस्तान के बारे में उनके इरादे कभी ठीक नहीं रहे। वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का एक मोहरा रहे हैं, और अभी भी जो मामला है उसमें भी उनकी नीयत अच्छी इसलिए नहीं लग रही कि एक तरफ तो वो इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जैसे वो पाकिस्तान की खिदमत करते हुए ये इंकशाफात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जिस आर्टिकल में शुरू में उन्होंने इंकशाफ किया, उस आर्टिकल में भी उन्होंने इंतहाई सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है, ओरिजिनल अमरीकियों से भी बढ़ के। माजी में उनके मोसाद के साथ कश्मीर के मामले पे और इस तरह बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने, हम क्यों इतनी हाइप क्रिएट करें? अगर एक डूबियस कैरेक्टर है तो उस पे हम इसमें मैं कहता हूँ कि देखें वक्त ज़ाया कर रहे हैं हम इस मामले को डिबेट में। इसकी बजाय देख के 2 फरीक हैं। अब एक तरफ मंसूर एजाज की क्रेडिबिलिटी है, लेकिन दूसरी तरफ अब ये भी हकीकत है कि वो अपने साइड के एविडेंस सामने ले आए। वो कह रहे हैं मैं पार्लियामेंट में हाजिर होने को तैयार, और हर फोरम पे वो तैयार है। इसलिए अब सारा मामला जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है कि हुकूमत इस हवाले से उनको झूठा और हक्कानी साहब और जरदारी साहब अपने आप को सच्चा साबित कर दे। नहीं तो इस डिबेट को और इस कन्फ्यूजन को मज़ीद इसलिए नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो शुरू में आपने बात की, मेरे ख्याल में हमें इस मामले को इस तनाजुर में भी देखना चाहिए कि कहीं अमरीकी मसलन मलन ने भी, अब ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, शुरू में उसने कहा मुझे नहीं मिला है, अब बाद में वो कह रहे हैं कि मुझे मिल गया है। अब जाहिर बात है वो एक रिटायर्ड आदमी है और फौज में रिटायर्ड बंदों का एक्सेस तक एक्सेस नहीं दिया जाता रिकॉर्ड तक, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये पहलू भी कि अमरीकी मंसूर एजाज के जरिए और मलन के जरिए पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को लड़ाना चाहती है, क्योंकि ये लड़ाई
پاکستان کے ہر دشمن کو سوٹ کرتی ہے. بالکل بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے اٹھایا ہے. میں کیپٹن صاحب سے بات کرتی ہوں. کیپٹن صاحب آپ کی حکومت بھی منصور اعجاز کی طرف سے کیے گئے کچھ اسی طرح کے الزامات کے بعد رخصت ہوئی تھی. تھوڑا سا بتائیے گا کہ منصور اعجاز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, پی ایم ایل این کیا جانتی ہے, اور جو میاں صاحب نے آج خفیہ ہاتھ کی بات کی ہے گو کہ وہ ٹیکنوکریٹس کے سوال کے اوپر کی ہے, یہ اس کے اوپر پی ایم ایل این اب ایک قومی موقف بنانے کو تیار ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ آپ اس کے اوپر جنگ لڑیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ نے سوال کیا اعجاز منصور صاحب کے متعلق. جی میں اس وقت یہ کہنا چاہوں گا کہ آج وقت آ گیا ہے, حقانی صاحب بھی آ جائیں گے پاکستان اور اعجاز صاحب بھی آ جائیں گے. جو ہمارے قائد پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر آج انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے ایک کمیشن بن جائے, ایک رپورٹ بن جائے, حالات سامنے آ جائیں گے. آج دیکھنا یہ کہ حقانی صاحب نے اگر خط لکھا اور کیوں لکھا. دیکھیں حقانی صاحب خط لکھتے ہیں اور اس میں ضرورت کیوں پڑ رہی ہے, اور ایک ایسے سورس کو لکھ رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایفیکٹو نہیں رہا یا رہا ہے. یہ ان کی اپنی سوچ ہوگی. مگر حقانی صاحب جب پارلیمنٹ کے سامنے آئیں گے اور یہ بتائیں گے کہ جی میں نے خط لکھا یا نہیں لکھا, ایک چیز یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری سلامتی کے اوپر ایک تیسرا حملہ ہو رہا ہے. ایبٹ آباد ہوا, اس کے بعد حقانی نیٹ ورک پہ بات ہوئی, اور آج ایک خط کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہم نے پاکستان کی ہر جگہ پر کوشش یہ کی قوم نے کہ پاکستان کی عزت بڑھے, ایٹمی ملک ہے, مگر چھوٹے چھوٹے گریڈ 22 کے اور 21 کے لوگوں کی غلطیوں سے کبھی کارگل ہو جاتا ہے, کبھی کوئی خط کا انکشاف ہو جاتا ہے. میں یہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ خط اگر ایبٹ آباد کمیشن کی کوئی سفارشات منظر عام پر آ جاتی تو آج یہ اس طرح کی خط نہ لکھنے کی ضرورت ہوتی, تو نہ ان الزامات کو آج میڈیا کے سامنے پیپلز پارٹی والے یا دوسری جماعتوں والے اس کا داغ دھو رہے ہوتے. ہمارے ساتھ ماضی میں غلطیاں, ان غلطیوں کا ازالہ آج ہم بھگت رہے ہیں. مگر میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے جس چیز کی فکر ہے وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ایٹمی احساسوں کی فکر ہے. میں نے جو آج جو کیپٹن صاحب جو میں نے آج بات کرنی ہے وہ ظاہر ہے کہ میاں صاحب کے حوالے سے بھی کرنی ہے, مگر یہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کے بعد میں دوسرے پہلو پہ آؤں گی کہ کہیں جو کہ صافی صاحب نے بات کی, اور میں یہ فوزیہ کے سامنے رکھتی ہوں کہ یہ جو امریکہ سے بات ہو رہی ہے کہ وہ مائک ملن صاحب کو پہلے نہیں ملا پھر مل گیا, پھر جو بھی سارا ڈرامہ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد حسین حقانی صاحب کے اوپر ساری تلواریں کیوں اس وقت ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ کیا واقعی تردید بھی ہو گئی, آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی خاموشی بھی ہے؟ کیوں آپ سمجھتی ہیں کہ ساری تلواروں کا رخ ان کی طرف ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں کہ کیوں ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک کی تلاشی میں یہاں تک انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ امریکہ پہنچ گئے اور حسین حقانی کی شکل میں ان کو نظر آ گئے. دیکھیے میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں جتنی اچھی سول ملٹری ایکویشن اس وقت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی, اور صافی صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے. کچھ قوتیں ایسی ہیں جو اس ایکویشن کو نہیں دیکھنا چاہتی ہیں, اور پرہیپس انہی کی تھرو یہ سارا کا سارا فسانہ بنایا گیا. دیکھیے حقانی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, میں ان سے 2-3 دفعہ ملا ہوں اور دعوتوں میں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے, دیٹس اباؤٹ اٹ. اچھا, اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 7 مئی کو یہ خط وہاں پہنچایا, سوال یہ ہے کہ 2 مئی کو ایک واقعہ ہوا. 2 مئی کے میرے خیال میں 2 دن کے بعد صدر آصف علی زرداری صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا واشنگٹن پوسٹ میں, جس میں انہوں نے فوج کا دفاع کیا اور اس کی پروفیشنسی, اس کی ایفیشنسی, اس کی کمپٹنسی کو ہائی لائٹ کیا. ٹھیک